नमस्कार। मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिवाद। दोस्तों, प्रतिपक्ष है मेरा मराठी यूट्यूब चैनल है। उस पर ही मैं हिंदी वीडियो डालता था, लेकिन कुछ लोगों के आग्रह के कारण मैंने प्रतिवाद ये अलग हिंदी यूट्यूब चैनल बनाया। अगर आप सिर्फ मेरा हिंदी वीडियो सुनना चाहते हैं तो आपको प्रतिवाद को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। दोस्तों, आज मैं राष्ट्रीय राजनीति या बिहार की राजनीति पर बात करूंगा। और इसका कारण यह है कि पिछले कुछ दिनों से बाजार गर्म है कि नीतीश कुमार बहुत जल्दी मोदी का और बीजेपी का साथ छोड़ेंगे, एनडीए का साथ छोड़ेंगे। अर्थात एक बात होती है दोस्तों, जो लोग हमेशा मोदी के खिलाफ रहे, जो मोदी को हमेशा कंडेम करते रहे, शाप देते रहे, ऐसे जो लोग हैं, पत्रकार है, राजनेता है, उनके लिए तो ऐसी खबर भी बढ़िया खबर होती है, तो वो तो जोर शोर से इसकी चर्चा करेंगे। आपने तो सुना होगा कि लालू प्रसाद यादव, जिनसे झगड़ा मोड़ लेकर एक समय 25-30 साल पहले नीतीश कुमार ने बिहार की राजनीति में जनता दल का साथ छोड़ा था, राष्ट्रीय जनता दल लालू का साथ छोड़ा था और बीजेपी के साथ चले गए थे, क्योंकि लालू नीतीश कुमार को बिहार की राजनीति से खत्म करना चाहते थे। पार्टी से उनको अलग कर दिया था। तो इन्होंने समता पार्टी नाम की अलग पार्टी बनाई थी जॉर्ज फर्नांडिस के साथ जाकर, और जॉर्ज फर्नांडिस और नीतीश कुमार मिलकर बीजेपी के साथ चले गए थे। और वहां से बीजेपी में एनडीए की एक अलायंस शुरू हो गई, गठबंधन शुरू हो गया। तो नीतीश कुमार अपनी अलग पहचान बिहार की राजनीति में बना पाए, इसका कारण ही उनका बीजेपी के साथ जो गठबंधन हुआ 30 साल पहले, वहां से उनकी पहचान शुरू हो गई। उसके पहले बिहार का नेता लालू प्रसाद यादव हुआ करते थे, नीतीश कुमार नहीं थे। नीतीश का चेहरा लोग पहचानते तक नहीं थे। हाँ, लालू यादव, शरद यादव, ये बिहार के पासवान, ये बिहार के नेता हुआ करते थे। लेकिन नीतीश कुमार अगर बिहार की राजनीति में खड़े हो गए, उन्होंने अपनी पहचान बनाई, तो उसका सबसे बड़ा कारण एक ही है कि लालू के साथ उनका झगड़ा हो गया और उनको संभलने के लिए, संवरने के लिए बीजेपी ने हाथ दिया था। तो एक बात तो माननी पड़ेगी, आज नीतीश कुमार जो भी है, उसमें सबसे बड़ा योगदान बीजेपी का है। क्योंकि बीजेपी के पास बिहार में ताकत अच्छी है, संगठन अच्छा है, लेकिन राज्य व्यापी नेता दिखाने के लिए बीजेपी के पास कोई चेहरा नहीं था। और नीतीश कुमार लालू के सामने खड़ा होकर चैलेंज देने वाला राजनेता था। तो बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत नीतीश के साथ खड़ी कर दी, और इसी कारण से नीतीश कुमार बिहार की पहचान बन गए या बिहार का चेहरा बन गए। उससे पहले जब तक लालू की दादागिरी चलती थी और नीतीश कुमार जीत नहीं पाते थे, तो नीतीश कुमार वाजपेयी की सरकार में थे, बीजेपी के सपोर्ट से पहली बार मुख्यमंत्री बने। बीजेपी के साथ चुनाव लड़ते लड़ते उन्होंने अपनी पार्टी खड़ी कर दी, जिसको आज जेडीयू बोला जाता है, उससे पहले उसको समता पार्टी बोला जाता था। तो ये नीतीश की पहचान है। लेकिन एक बात होती है, राजनेता जो है वो सक्सेसफुल हो जाता है, तो उसके बाद आहिस्ते आहिस्ते उसको अपनी महत्वाकांक्षा दिखने लगती है, और उस महत्वाकांक्षा के कारण उसमें एक अहम पैदा हो जाता है, वो अहंकारी हो जाता है। उसको लगता है कि बाकी कोई हो ना हो, वो अकेले ही लड़ाई लड़ सकता है और जीत सकता है, जो हमने महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे में देखा है। बाला साहब ठाकरे की बात अलग थी, उन्होंने अकेले अपने बलबूते पर एक पार्टी खड़ी कर दी थी। उद्धव ठाकरे ने कभी अपनी पार्टी बनाई नहीं, उनको विरासत में शिवसेना नाम की पार्टी मिल गई। नीतीश कुमार
अपनी ताकत पर पार्टी नहीं बना पाए। हाँ, उनके पास कैपेसिटी थी, लेकिन संगठन कुशलता नहीं थी। बीजेपी की संगठन कुशलता और नीतीश की राजनीतिक नेतृत्व करने की क्षमता, ये दोनों चीजें एक इकट्ठा हो गई और बिहार में लालू का युग खत्म हो गया। लेकिन जैसे ही लालू का प्रभाव कम हो गया, तो नीतीश कुमार ऐसा मानने लगे कि हम सिर्फ बिहार के लिए नहीं बने हैं, हम पूरे देश का नेतृत्व कर सकते हैं। और इसी कारण से लालकृष्ण आडवाणी और वाजपेयी का जमाना खत्म होते हुए जब बीजेपी में नरेंद्र मोदी नाम का चेहरा उभर कर सामने आ गया, तो समकक्ष समझते हुए उनके नेतृत्व नीतीश कुमार मानने के लिए राजी नहीं हुए। और वहां से 10 साल पहले एनडीए में नीतीश का एक झगड़ा शुरू हो गया और वो 10 साल पहले एनडीए छोड़कर चले गए, क्योंकि बीजेपी अपना नेता किसको बनाए, राष्ट्रीय तौर पर बीजेपी किसको अपना नेता बनाए या प्रधानमंत्री पद का प्रत्याशी बनाए, ये नीतीश कुमार तय करना चाहते थे। और वहीं से गड़बड़ शुरू हो गई जब बीजेपी ने गोवा के उनके कॉन्क्लेव में नरेंद्र मोदी को अपना राष्ट्रीय नेता बनाया और उनके चेहरे पर मुहर लगाई, तो नीतीश कुमार गुस्से में आ गए और बहुत जल्दी वो एनडीए छोड़कर निकल गए। उनका कारण एक ही था कि उनको मोदी के साथ या मोदी के नेतृत्व में काम नहीं करना था। लेकिन बीजेपी टस से मस नहीं हुई और आखिर में जब बिहार 2014 के चुनाव में बिहार में ही नीतीश कुमार की अकेले लड़ते हुए बुरी हालत हो गई, वो भूल गए कि उनकी असली लड़ाई बिहार में लालू के साथ थी, ना कि बीजेपी के साथ थी। लालू के खिलाफ खड़े होने के लिए उन्होंने अगर किसकी मदद ली तो उसका नाम था बीजेपी, और बीजेपी का साथ छोड़कर वो लालू के साथ अकेले नहीं लड़ सकते। यही तो बात नीतीश कुमार भूल गए और उसकी बड़ी कीमत उनको बिहार की राजनीति में चुकानी पड़ी। इतनी बुरी हालत इनकी हो गई कि 2014 के विधानसभा चुनाव में इनको 2014 के लोकसभा चुनाव में इनके पहले से जो 20 एमपी थे वो घटकर 4 हो गए, सिर्फ 4 बचे। और बीजेपी इनका साथ छोड़कर भी 22 एमपी बिहार से चुनकर लाई, नीतीश साथ ना होते हुए। तो बिहार में बीजेपी की ताकत बढ़ाने के लिए नीतीश का जो विरोध था वो काम आया था। तो उसके बाद जिससे दुश्मनी लेकर नीतीश कुमार बिहार के नेता बन गए थे, उसी लालू के शरण में नीतीश को जाना पड़ा। 2015 के चुनाव में लालू के साथ जाकर नीतीश ने अपनी ताकत और घटाई। जो लालू 28 एमएलए की पार्टी थी, उस लालू को इन्होंने 80 एमएलए की पार्टी बनाने में मदद की। कितनी अजीब बात है, देखो, जिस बीजेपी ने इनको खड़ा कर दिया था उसके सामने नीतीश शरण गए, इसको अहंकार बोलते। तो ऐसे नीतीश कुमार 2 बार आज तक बीजेपी का साथ छोड़कर निकल गए और वापस आ गए, इसीलिए तो इनको पलटूराम बोला जाता है। नीतीश की पहचान देश की राजनीति में या बिहार की राजनीति में पलटूराम जैसी हो गई है। उनको ही लोग आजकल पलटूराम बोलते, क्योंकि ये कब किसी के साथ चले जाए और कब उससे दुश्मनी निकालकर अपने ही दुश्मन के साथ हाथ मिला ले, ये उनको भी पता नहीं होता। और इसका अगर हम समांतर देखना चाहते तो हम महाराष्ट्र में देख सकते हैं। महाराष्ट्र में पिछले 50 साल में शरद पवार ने जितनी गुलाटियां मारी है, उनको ही पता नहीं होता कि वो कब क्या करेंगे। मतलब इतना ही दोस्तों कि जिंदगी का व्यवहार हो या राजनीति हो, विश्वास बहुत जरूरी होता है। 2 इंसान एक दूसरे को पहचानते हैं, पड़ोसी बन जाते हैं,
रिश्तेदार बन जाते हैं या दोस्त बन जाते हैं, तो सबसे पहली बात ये होती है कि उन दोनों में एक दूसरे के प्रति विश्वास होना जरूरी होता है। अगर वो विश्वास नहीं है, एक दूसरे के बारे में अगर मन में शक है, आशंका है, तो वो रिश्ता होगा या दोस्ती होगी वो खोखली होती है। राजनीति में भी वही चीज जरूरी होती है, वही चीज जरूरी होती है। फिर चुनाव लड़ते वक्त हो या एक पार्टी चलाते वक्त हो, नीतीश कुमार वो विश्वास गवा बैठे, वो क्रेडिबिलिटी गवा बैठे। आज बिहार की राजनीति में जितनी लालू की विश्वासार्हता है, क्रेडिबिलिटी है कि हाँ ये बीजेपी के खिलाफ ही रहेंगे, उतनी क्रेडिबिलिटी, उतना विश्वास नीतीश के बारे में कोई नहीं दिखा सकता। कि ये लालू के खिलाफ रहेंगे या बीजेपी के खिलाफ रहेंगे, ये कब किसके साथ रहेंगे, इसका भरोसा कोई भी नहीं दे सकता। ऐसी नीतीश की पहचान बिहार में बन गई है, और वही नीतीश के लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। अब आज इसकी चर्चा क्यों हो रही है कि पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी अपना बहुमत गंवा बैठी है। 2014 में 282 और 2019 में 303 एमपी चुनकर लाने वाली बीजेपी पिछले लोकसभा चुनाव में 240 पर अटक गई है। और उनको सरकार चलाने के लिए जो बहुमत चाहिए, वो बहुमत का आंकड़ा अगर 272 हो, तो बीजेपी के लिए अपने हक के और 32 एमपी कम है। तो जो मित्र दल है, जो एनडीए की अलग अलग पार्टियां हैं, यानी उनमें बड़े कौन है, नीतीश कुमार है, उनकी कुछ 12 एमपी है, चंद्राबाबू नायडू है, उनके कुछ 16-15 एमपी है, या एकनाथ शिंदे के कुछ हो गए वगैरह वगैरह। तो उनको मिलाकर बहुमत दिखाना पड़ता है। तो आज मोदी की सरकार नीतीश नायडू जैसे मित्र दलों पर निर्भर है, और ऐसे में अगर उसमें से कोई भी दोस्त अगर सपोर्ट छोड़कर निकल जाता है, अपोज में चला जाता है, तो बहुमत गंवाने की हालत हो जाएगी। सरकार का, पार्टी का तो बहुमत नहीं है। तो ऐसे में चर्चा इसलिए चल रही है कि नीतीश अगर निकल जाते हैं तो मोदी सरकार गिर सकती है, और पलटू राम ये कर सकता है, इसका लोगों को भरोसा है। क्योंकि 2 बार ये हुआ है, अभी अभी पिछले 10 साल में 2 बार हुआ है। 2014 में हो, या मेरा ख्याल है 2014, 2017, फिर 2018 वगैरह वगैरह के 17-20 वगैरह। ये बात इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ये बात इसलिए बोल रहा हूँ कि इसकी चर्चा गर्म है, क्योंकि जो मोदी सरकार, मोदी को पसंद नहीं करते, मोदी के खिलाफ लोग हैं, उनको मोदी की तीसरी बार सरकार बनी ये बात बिल्कुल हजम नहीं हो रही है। और जिस दिन ये सरकार बनी, 240 एमपी होने के बावजूद फिर से तीसरी बार रिकॉर्ड ब्रेक करके मोदी जब प्राइम मिनिस्टर बने, उस दिन से ये चर्चा चल रही है कि मोदी की सरकार नीतीश और नायडू कभी भी गिरा सकते हैं। तो ये चर्चा चल रही थी, लेकिन उसको कितनी भी हवा दी गई, फिर भी ऐसा होते हुए नहीं दिखाई दे। बार बार 1 महीने में, 3 हफ्ते में, 2 हफ्ते में ये खबर आती है कि नायडू नाराज है, नीतीश नाराज है, ये कभी भी एनडीए छोड़कर बाहर निकल जाएंगे, ये चर्चा चलती रहती है, लेकिन होते हुए नहीं दिखाई दे। मोदी को प्राइम मिनिस्टर चुनने के लिए जो मीटिंग हो गई चुनाव नतीजों के बाद, उसमें तो नीतीश कुमार ने साफ साफ कर दिया था, इसके पहले जो हुआ वो हुआ, अब आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। और जो कुछ बचे कुचे हमारे विरोधी है, उनका भी अगले चुनाव में सफाया कर देंगे। ऐसी ही एक मीटिंग में नीतीश कुमार मोदी के पैर तक छूने निकले थे, ये हमने देखा है, वीडियो में देखा है, विजुअल में देखा है। फिर भी लोग नीतीश कुमार पर भरोसा नहीं करते। जो मोदी के खिलाफ है, मोदी को पसंद नहीं करते, उनके दिमाग में ये बातें चली तो कोई बात नहीं। लेकिन
जो मोदी के खिलाफ नहीं है, जो मोदी को पसंद भी करते हैं, उनको भी नीतीश कुमार पर भरोसा नहीं है, विश्वास नहीं है। क्योंकि नीतीश कुमार अगर एक बात जिंदगी में गवा बैठे तो वो है क्रेडिबिलिटी। ये इंसान भरोसे का नहीं है। यही तो आज नीतीश की भारतीय राजनीति में पहचान बन चुकी है। और फिर से वो पलटी मारेंगे, इस पर उनके दोस्त भी विश्वास रखते हैं, भरोसा करते हैं, हाँ शायद मारेगा। बिल्कुल वही हालत महाराष्ट्र में हमारे सबसे बुजुर्ग नेता है शरद पवार, उनकी है। शरद पवार पिछले 50 साल से ज्यादा महाराष्ट्र की राजनीति में है, और उन्होंने अपनी अगर कोई पहचान बनाई है तो पहचान यही है कि ये कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। आज जिस बात पर जोर शोर से बोलेंगे, आपको याद होना चाहिए 2014 में जब महाराष्ट्र में जो अघाड़ी थी और युति थी, दो दो गठबंधन में चार चार चुनाव हो गए थे एक दूसरे के खिलाफ। लेकिन 2014 में दोनों गठबंधन टूटे, युति टूट गई और अघाड़ी भी टूट गई। तो चार बड़े दल एक दूसरे के खिलाफ लड़े और बीजेपी सबसे बड़ा दल बनकर सामने उभर कर आ गई। तो उसके खिलाफ शरद पवार की पार्टी ने, एनसीपी ने भी चुनाव लड़ा था। लेकिन चुनाव के नतीजे पूरे होने के पहले जब दिखाई देने लगा कि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर रही है लेकिन उसको मेजॉरिटी नहीं मिलने वाली है, तो ये माना जा रहा था कि नतीजे पूरे होने के बाद शिवसेना और बीजेपी फिर से इकट्ठा होगी, चुनाव के बाद का एक गठबंधन बनेगा और सरकार बनाएगा। तो शिवसेना का खेल बिगाड़ने के लिए शरद पवार ने बिना पूछे या बिना मांगे बीजेपी को सपोर्ट डिक्लेयर कर दिया कि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनी है, तो बीजेपी सरकार बनाए, हम उसको बिना शर्त सपोर्ट करते हैं। तो शिवसेना का खेल बिगड़ गया। शिवसेना बीजेपी में खुन्नस शुरू हो गई। यही तो शरद पवार को करना था। लेकिन बात यह है कि जो शरद पवार 2014 में बीजेपी की सरकार बनाने के लिए सपोर्ट करते हैं, बिन मांगे सपोर्ट करते हैं, वही शरद पवार 2019 आते आते उसी बीजेपी को सत्ता से बाहर रखने के लिए शिवसेना को मुख्यमंत्री शिवसेना का बनाने को निकलते। तो इसका लॉजिक तर्क क्या है? अगर 2015 में 2014 में आप बीजेपी को सपोर्ट कर रहे थे तो आज बीजेपी के खिलाफ इतने आप क्यों हो जाते हैं? इसका जवाब शरद पवार कभी नहीं देते, क्योंकि वो सबसे पहले भारत के पलटू राम है, कभी भी कुछ भी करेंगे। हाँ एक बात है, लेकिन जो कुछ कर रहे हैं उसको वो विचारधारा वगैरह ऐसा कुछ तड़का दे देते, पॉलिटिकल थियोरी का तड़का देते, परिस्थिति का तड़का देते। और इसलिए शरद पवार ने पिछले 50 साल ने एक ही बात कमाई है, वो है जीरो क्रेडिबिलिटी। हाँ उनको कभी पलटूराम नहीं बोला गया, लेकिन आज पिछले 10-15 साल में नीतीश कुमार ने अपनी पहचान वही बनाई है। वो मैं तो मानता हूं कि नीतीश कुमार बिहार की राजनीति के शरद पवार बनना चाहते, ऐसा मुझे कभी कभी लगता है। एक बात है कि जो कुछ करेंगे उसके बाद उसको परिस्थिति का या विचारधारा का तड़का जरूर लगाएंगे। तो इसलिए अभी कोई सिम्टम्स, कोई लक्षण नहीं दिखाई दे रहे, सबूत सामने नहीं आ रहे, लेकिन जो चर्चा चल रही है उस पर लोगों का भरोसा बढ़ता जा रहा है कि हाँ ये पलटूराम फिर से मोदी को दगा दे सकता है और किसी को भी दगा दे सकता है, क्योंकि दगा देना ही इसकी फितरत है, ये लोग मानने लगे। इसलिए मैंने कहा है कि नीतीश कुमार क्या होना चाहते पता नहीं, लेकिन एक बात साफ है, नीतीश कुमार ने तय किया है को इतिहास में वो बिहार के शरद पवार बनना चाहते।
दोस्तों अभी यही रुकता हूं। अगर ये वीडियो आपको पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्रतिवाद को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।